हमारे श्रोताओं का एक बार फिर से मैं यानी कि रोशनी आपका स्वागत करती हूँ बातचीत विद रोशनी पॉडकास्ट के माध्यम से। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरेडिथ निकलसन का लिखा गया उपन्यास द हाउस ऑफ 1000 कैंडल्स, जो कि उन्होंने सन 1905 में लिखा था। ये एक रोमांस और रोमांच से भरा हुआ प्यार और वीरता, रहस्य और छिपे हुए खजाने का एक उपन्यास है। नायक को एक अलग घर में पूरा साल बिताना पड़ता है, जो कि उसकी दादा की वसीयत के अनुसार उसका हो सकता है अगर वो वसीयत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन अगर वो इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो घर एक युवा महिला को चला जाएगा, जिसके साथ वसीयत में उसे शादी करने से बिल्कुल मना किया गया है। कोई भी इस रहस्य का पता नहीं लगा सकता और पूरे कथानक में आप इस रहस्य से बंधे रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं द हाउस ऑफ 1000 कैंडल्स का हिंदी अनुवाद 1000 मोमबत्तियों का घर। ये नॉवल मैं आपको 4 खंड में बांटकर सुनाऊंगी। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पहला भाग, अध्याय 1, जॉन मार्शल ग्लेनमर की इच्छा। अक्टूबर की शुरुआत में मुझे पिकरिंग का पत्र मिला, जिसमें मेरे दादा की मृत्यु की खबर थी। जॉन मार्शल ग्लेनम की जून में मृत्यु हो गई थी। पिकरिंग ने लिखा था कि उन्होंने एक वसीयत छोड़ी थी, जिसमें मुझे अपनी संपत्ति सशर्त दी गई थी और मेरे लिए तुरंत वापस लौटना जरूरी था, ताकि मैं वसीयतकर्ता के रूप में योग्य बन सकूं। ये केवल सौभाग्य की बात थी कि वह पत्र मेरे हाथ लग गया, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा गया था मेरे बैंकर के बजाय वहां के महावाणिज्य दूत की देखरेख में। ये पिकरिंग की गलती नहीं थी कि महावाणिज्य दूत मेरा मित्र था, जो मेरे भटकने पर नजर रखता था और मेरे पीछे पीछे निष्पादक का पत्र इटली पहुंचाने में सक्षम था, जहां मैं एक अंग्रेज वित्तदाता से मिलने गया था, जिसके पास मुझे बताया गया था अफ्रीकी रेलवे पर खर्च करने के लिए असीमित धन था। मैं एक इंजीनियर हूँ, एक अमेरिकी संस्थान से स्नातक हूँ, जिसे टेक के नाम से जाना जाता है, और जब मेरे पास पैसे कम हो रहे थे तो मैंने स्वाभाविक रूप से रोजगार के लिए अपने पेशे की ओर रुख किया। लेकिन इस पत्र ने मेरी योजना बदल दी है और अगले दिन मैंने पिकरिंग को अपने प्रस्थान की सूचना दी और स्टीमर से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। 14 दिन बाद मैं एलेक्सिस बिल्डिंग में पिकरिंग के कार्यालय में बैठा और जब वह मेरे दादा की वसीयत के प्रावधानों को बहुत गंभीरता से पढ़ते हुए ध्यान से सुनाता रहा। जब उन्होंने अपनी बात समाप्त की तो मैं हंस पड़ा। पिकरिंग एक गंभीर व्यक्ति थे और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मेरी लापरवाही से उन्हें तकलीफ हुई। वैसे मैं हमेशा से ही उनके लिए परेशानी का सबब रहा हूँ और उनके अविश्वास और फटकार वाले चेहरे ने मुझे जरा भी परेशान नहीं किया। मैंने टेबल के पार कागज के लिए हाथ बढ़ाया और उन्होंने जॉन मार्शल ग्लेनम की वसीयत की सील बंद और रिबन लगी प्रति मेरे हाथों में थमा दी। मैंने उसे खुद पढ़ा। इस बीच मुझे एहसास हुआ कि पिकरिंग की ठंडी निगाहें मुझ पर सवालिया निशान लगा रही थी। ये वो पैराग्राफ हैं जिनमें मेरी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। मैं अपने उक्त पोते जॉन ग्लेनम को, जो कभी न्यूयॉर्क शहर राज्य का निवासी था और बाद में अज्ञात स्थानों का घुमक्कड़ बन गया, ग्लेनम हाउस के नाम से ज्ञात एक निश्चित संपत्ति देता हूँ, जिसमें उससे संबंधित भूमि और इसके बाद विशेष रूप से वर्णित भूमि और उससे संबंधित और संलग्न किसी भी प्रकार की सभी व्यक्तिगत संपत्ति शामिल है। इसके अलावा उक्त रियल्टी बवाना काउंटी राज्य में स्थित है, इंडियाना, इस शर्त पर ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करना। उक्त जॉन ग्लेनम 1 वर्ष की अवधि के लिए उक्त ग्लेनम हाउस और उससे जुड़ी मेरी भूमि पर कब्जा बनाए रखेंगे। इस बीच वे व्यवस्थित और संयमित तरीके से अपना सम्मान बनाए रखेंगे। यदि वह उक्त वर्ष के दौरान किसी भी समय इस प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है तो उक्त संपत्ति मेरी सामान्य संपत्ति में वापस आ जाएगी और बिना किसी आरक्षण के और किसी भी कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता के बिना पूरी तरह से काउंटी और न्यूयॉर्क राज्य के मैरियन डेवरिक्स की संपत्ति बन जाएगी। ठीक है, उसने कुर्सी की भुजाओं पर हाथ मारते हुए पूछा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मैं अपनी जिंदगी में फिर से हंसे बिना नहीं रह सका। सबसे पहले इस तथ्य में एक मजेदार विडंबना थी कि मुझे अपने दादाजी की मेरे बारे में इच्छाओं के बारे में उनसे सीखना पड़ा। पिकरिंग और मैं वर्मोंट के एक ही शहर में पले बढ़े थे। हमने एक ही प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ाई की थी।
लेकिन बचपन से ही हमारे बीच एक खास तरह की दुश्मनी थी। वह हमेशा वहीं सफल होता था जहां मैं असफल होता था, यानी मुझे यह स्वीकार करना होगा कि वह अक्सर सफल होता था। जब मैंने अपने पेशे में रमने से इनकार कर दिया और पहले दुनिया को कुछ देखना चाहा, तो पिकरिंग ने खुद को गंभीरता से कानून के क्षेत्र में लगा दिया और मैं शुरू से ही जानता था कि इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि वह असफल हो जाएगा। मैं इंसान से कम या ज़्यादा नहीं हूँ और मुझे खुशी के साथ याद आया कि एक बार मैंने उस एक छोटे लड़के को परेशान करने के लिए प्रेप स्कूल में बुरी तरह पीटा था। लेकिन स्कूल के दिनों में हमारे स्कोर में उसके पक्ष में कोई कमी नहीं थी। मैं निश्चित रूप से बेहतर विद्वान था, मैं ये मानता हूँ, और वह चतुर और विश्वसनीय था। आप कभी भी उसकी शक्तियों और संसाधनों की सीमा को ठीक से नहीं जान सकते थे, और मैं हमेशा कहता था कि उसे सबसे आश्चर्यजनक सौभाग्य प्राप्त था, जैसा कि इस तथ्य से पता चलता है कि जॉन मार्शल ग्लेनम ने उसमें दोस्ताना दिलचस्पी दिखाई थी। ये पूरी तरह से मेरे दादा की तरह था, जो कि कई सनकों वाले व्यक्ति थे। अपने मामलों को पिकरिंग के संरक्षण में देना, और मैं शिकायत नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने उनके साथ अपना मौका खो दिया था। मैं आसानी से समझ गया था कि ये मेरे दादा की नाराजगी को भड़काने में मेरी सजा का हिस्सा था, कि उन्होंने वसीयत के मामले में आर्थर पिकरिंग से बात करना मेरे लिए ज़रूरी बना दिया, और पिकरिंग इस स्थिति का पूरा आनंद ले रहे थे। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और उसके चेहरे पर एक तरह की आत्मसंतुष्टि थी जो हमेशा से उसके लिए असहनीय रही थी। मैं एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा संरक्षण प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन पिकरिंग मेरी ही उम्र के थे और उनका अनुभव, जीवन का ये सफ़र मुझसे बेहद अपर्याप्त था। उन्हें न्यूयॉर्क में बसा हुआ देखना, जहां वह मेरे दादा की उदारता और मेरे दादा की संपत्ति के निष्पादक के माध्यम से स्थापित हुए थे, सहन करना कठिन था। लेकिन मेरी खुशी में कुछ ऐसा भी था जो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था, क्योंकि पिछले 3 सालों में मेरा आचरण निंदनीय था। मैंने दादाजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मेरे माता पिता की मृत्यु जब हुई तब मैं बच्चा था, और जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की थी। उन्होंने मुझे मेरे पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को बिना रोक टोक के खर्च करने दिया था। उन्हें मुझसे बहुत उम्मीदें भी थी और मैंने उन्हें बुरी तरह निराश किया था। उनकी उम्मीद थी कि मैं खुद को वास्तुकला के लिए समर्पित कर दूं, एक ऐसा पेशा जिसके लिए उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा थी, जबकि मैंने इंजीनियरिंग पर जोर दिया था। मैं अपने जीवन के लिए माफ़ी नहीं लिख रहा हूँ और मैं अपने आचरण को कमतर आंकने का प्रयास नहीं करूंगा। जब मैं टेक में अपने पाठ्यक्रम के अंत में विदेश गया था और मेरा परिचय लॉरेंस डोनोवन से हुआ, तो उसके साथ साहसिक करियर के लिए मैं निकल पड़ा। मुझे खेद नहीं है, हालांकि संभवतः अगर मुझे खेद होता तो ये मेरे लिए अधिक श्रेय की बात होती। आयरन गेट के पूर्व में डेन्यूब के साथ आराम से बिताए गए महीने। लॉरेंस डोनोवन हमेशा मेरे साथ थे जब हमने गांव वालों और सराय में घूमने वालों को हर तरह के विरोध के लिए उकसाया। खुद को इतना अच्छा साबित किया कि जब हम और अधिक मौज मस्ती के लिए काले सागर में निकले तो रूस ने हमारे पीछे एक जासूस रखने का सम्मान किया। मैं कम से कम अपनी संतुष्टि के लिए बेलग्रेड में हमारे द्वारा किए गए कुछ मामलों का विवरण देना चाहूँगा, लेकिन लैरी की सहमति के बिना मैं ऐसा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। ना ही मैं यहाँ अफ्रीका में हमारी यात्राओं का वर्णन करने के लिए समय निकालूंगा। हालांकि एटलस माउंटेन बोनो के हमारे अध्ययन ने हमें ब्रिटिश एथनोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा सम्मानजनक उल्लेख दिलाया। ये मेरे कल की बातें थीं, लेकिन आज मैं ऊंची एलेक्सिस बिल्डिंग में आर्थर पिकरिंग के कार्यालय में बैठा था, ब्रॉडवे की दबी हुई गड़गड़ाहट के प्रति सचेत, अपने दादा ग्लेनमर्क की वसीयत की शर्तों पर एक ऐसे व्यक्ति से चर्चा कर रहा था जिसे मैं दिल से नापसंद करता था, जैसे कि एक व्यक्ति के लिए दूसरे को नापसंद करना सुरक्षित है। पिकरिंग ने मुझसे एक सवाल पूछा था और मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं और वह मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, मैंने दोहराया। मुझे नहीं पता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप जानना चाहते हैं, कि मैं इसे बदनामी, अपमानजनक कहता हूँ कि कोई व्यक्ति अपने पीछे इस तरह की हास्यास्पद वसीयत छोड़ जाए। सभी पुराने धन संपत्ति वाले लोग जो ढेर सारा धन इकट्ठा करते हैं, अपने पैसे के महत्व को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। वे कल्पना करते हैं कि उनके प्रति दिखाई गई प्रत्येक दयालुता, प्रत्येक साधारण शिष्टाचार उनके लिए एक वरदान है।
ये सिर्फ केक केक टुकड़े के लिए बोली है। मैं अपने दादाजी से निराश हूँ। वे एक शानदार बूढ़े व्यक्ति थे, हालांकि भगवान जानता है कि उनके भी अजीबो गरीब तरीके थे। अगर मेरे पास दुनिया में इतना पैसा है तो मैं $1000 की शर्त लगा सकता हूँ कि ये योजना आपकी है, पिकरिंग, उनकी नहीं। ये आपकी प्राचीन प्रतिशोध की भावना की बू देती है, और जॉन मार्शल ग्लेनम के खून में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां मेरे निवास के बारे में ये शर्त शानदार है। मुझे जानने के लिए वकील होने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं वसीयत तोड़ सकता हूँ। मेरे पास इसे आजमाने का एक अच्छा विचार है। वैसे भी बिल्कुल, अगर आप चाहें तो संपत्ति को आधा दर्जन सालों के लिए बांध सकते हैं। उन्होंने शांत भाव से जवाब दिया। उन्हें नहीं लगता था कि मैं एक दुर्जय मुकदमेबाज बन सकता हूँ। पिकरिंग को ये बात अच्छी तरह पता थी कि मेरे टिकने के गुण बहुत पहले ही कमजोर साबित हो चुके थे। इसमें कोई शक नहीं कि आप ऐसा चाहेंगे, मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं आपको ये खुशी नहीं देने जा रहा हूँ। मैं वसीयत की शर्तों का पालन करता हूँ। मेरे दादा एक अच्छे बुजुर्ग सज्जन व्यक्ति थे। मैं उनका नाम अदालतों में नहीं घसीटूंगा, यहाँ तक कि आपको खुश करने के लिए भी नहीं, आर्थर पिकरिंग, मैंने गर्म जोशी से घोषणा की। उन्होंने कहा, यह भावना एक अच्छे आदमी के योग्य है ग्लेनम, लेकिन ये महिला जो मेरे अधिकारों की उत्तराधिकारी हैं, मुझे वह याद नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने उसके बारे में कभी नहीं सुना। तो फिर वह परिवार की कोई रिश्तेदार नहीं है? कोई बहुत पुरानी चचेरी बहन जिसे मैं याद करूं? नहीं, वह आपके दादाजी की पुरानी परिचित थी। उनकी मुलाकात उनसे उनकी एक पुरानी दोस्त के जरिए हुई थी, मिस इवांस, जिन्हें सिस्टर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता था। मिस डेवरिक्स सिस्टर टेरेसा की भतीजी हैं। मैंने सीटी बजाई। मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मेरे दादाजी के लंबे विदुर जीवन के दौरान कभी कभी ऐसी खबरें आती थीं कि वे शादी करने वाले हैं। इस संबंध में मिस इवांस का नाम लिया गया था। मैंने अपने परिवार से भी इसके बारे में सुना था, और मुझे याद है कि ये बहुत दयालुता से नहीं कहा जाता था। बाद में मैंने सुना कि वह एक सिस्टरहुड में शामिल हो गई और पश्चिम में कहीं एक स्कूल खोल रही हैं। और मिस डेवरिक्स, क्या वे भी एक बुजुर्ग नन हैं? मुझे नहीं पता कि वे कितनी बुजुर्ग हैं, लेकिन वह वर्तमान में नन नहीं है। फिर भी वह दुनिया में लगभग अकेली हैं, और वह और सिस्टर टेरेसा बहुत अंतरंग हैं। पिकरिंग, वसीयत को दोबारा पास करो, जबकि मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि मैं इन विचलित करने वाले विचारों को समझ लूँ। सिस्टर थेरेसा वह नहीं है जिससे मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, है ना? ये दूसरी चर्च की कढ़ाई करने वाली कलाकार हैं जिनके नाम में एक्स है, जो मेरी लुप्त होती जवानी के लिए बीजगणित का संकेत देता है। मैंने ये पैराग्राफ जोर से पढ़ा। बशर्ते आगे की उक्त जॉन ग्लेनम के उक्त मेरिडियन डेवरिक से विवाह की स्थिति में, या उक्त जॉन ग्लेनम द्वारा इस वसीयत के प्रावधानों को स्वीकार करने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर उक्त व्यक्तियों के बीच विवाह के किसी भी वादे या अनुबंध की स्थिति में, संपूर्ण संपदा सेंट अगाथा स्कूल, अन्नाडेल, वाबाना काउंटी, इंडियाना, जो कि उक्त राज्य के कानूनों के तहत एक निगम है, कि पूर्ण रूप से संपत्ति बन जाएगा। हास्य के एक स्पर्श के लिए मुझे मेरे दादाजी के पास भेजो। पिकरिंग, तुम हमेशा एक नेक दिल इंसान रहे हो। मैं इन दिव्य बहनों में और उनके लिए अपने सारे अधिकार, हित और पद तुम्हें सौंप दूंगा। शादी कर लो। मुझे ये विचार पसंद है। मुझे लगता है कि कोई मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी करने की कोशिश करेगा। पिकरिंग, शादी मेरे जीवन की योजना में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा, मैं आपको शादी करने वाला आदमी नहीं कहूँगा। बिल्कुल सही मेरे दोस्त। मेरी युवावस्था में सिस्टर टेरेसा को मेरी दादा के लिए एक संभावित जोड़ी माना जाता था। वह और मैं मुश्किल से समकालीन हैं, और दूसरी महिला जिसका नाम आकर्षक बीज गणितीय चरमो उत्कर्ष वाला है, वह भी असंभव है। ऐसा लगता है कि मैं उससे शादी करके पैसा नहीं पा सकता। बेहतर होगा कि मैं उसे ले जाने दूं। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि वह शैतान जितनी गरीब है। मुझे नहीं लगता। इवांस परिवार कुछ हद तक अमीर है, और अगर उसकी चाची उसे शिक्षा योजनाओं के लिए पैसे नहीं देती तो उसके पास भी कुछ पैसे होने चाहिए। और ये प्यारे जीव नक्शे पर कहाँ पाए जाते हैं? सिस्टर टेरेसा का स्कूल आपके संरक्षित क्षेत्र से सटा हुआ है। मुझे लगता है कि मिस डेवरिक्स को भी आपकी तरह यात्रा करने की कुछ कमजोरी है।
सिस्टर टेरेसा उनकी सबसे करीबी रिश्तेदार है और वह कभी कभी सेंट अगाथा का दौरा करती हैं। यही उनका स्कूल है। मुझे लगता है कि वेदिका वस्त्रों को कढ़ाई करके बनाते हैं और अन्यथा शैतान और उसके साथियों को भ्रमित करने के लिए बहादुरी से काम करते हैं। ये लोग मेरी दादा की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही हैं। पिकरिंग मेरी नाराजगी पर मुस्कुराए। तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, वे तुम्हें अपने जाल में फंसा सकते हैं। कहा जाता है कि सिस्टर टेरेसा के पास जीतने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उसने निश्चित रूप से तुम्हारे दादू को पकड़ लिया था। चश्मा पहने नन, युवाओं को पढ़ाने वाली सज्जन महिलाएं और इस तरह की अन्य चीजें और उनका शिकार एक अच्छा स्वभाव वाला बूढ़ा आदमी होता है। मेरे लिए इनमें से कोई भी नहीं। मुझे तो ऐसे ही लगा, पिकरिंग ने टिप्पणी की और उसने अपनी जेब से घड़ी निकाली और अपनी भारी उंगलियों से घड़ी की डंडी घुमाई। वह छोटा मोटा और चिकना था। उसका जबड़ा चौकोर था, बाल पहले से ही पतले थे और मूछें छोटी छोटी कटी हुई थी। मैंने सोचा उम्र के साथ उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। मैं उसे ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैं चिढ़ गया हूँ। मैंने अपना सिगरेट केस निकाला और उसे टेबल के पार कर दिया। लो, ये सिगरेट पियो। ये मैड्रिड में मेरे लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। आप भूल जाते हैं कि मैं कभी भी किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन नहीं करता। तुम हमेशा जीने की खुशी से वंचित रह जाते हो। मैंने अपनी धुआंधार माचिस को उसके कूड़ेदान में फेंकते हुए कहा, जिससे वह स्पष्ट रूप से झुंझला गया। खैर, मैं कहानियों की किताबों का बुरा लड़का हूँ, लेकिन मुझे सच में दुख है कि मेरी विरासत में एक धागा बंधा हुआ है। मेरे पास पैसे खत्म होने वाले हैं। मुझे लगता है कि तुम मेरी उम्मीदों पर कुछ हजार रुपए अग्रिम नहीं दोगे। एक पैसा भी नहीं, उन्होंने बहुत ही अनावश्यक जोश के साथ कहा। और फिर मैं हंस पड़ा, ये याद करते हुए कि उनके बारे में मेरे पुराने मूल्यांकन में उदारता को बड़े आंकड़ों में नहीं दर्शाया गया था। ये आपके दादा की इच्छा के अनुरूप नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। आपने अपने बाघ शिकार कारनामों में काफी पैसा खर्च कर दिया है, उन्होंने कहा। मैंने अपना सब कुछ खर्च कर दिया है, मैंने विनम्रता से उत्तर दिया। भगवान का शुक्र है कि मैं कोई क्लैम नहीं हूँ। मैंने दुनिया देखी है और इसके लिए पैसे भी चुकाए हैं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम निस्संदेह मेरे दादाजी के विचार से सहमत हो कि मैं एक जंगली आदमी हूँ जो शांति से नहीं बैठ सकता या नेतृत्व नहीं कर सकता। तुम्हारे हिसाब से व्यवस्थित सभ्य जीवन मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक भयंकर निराशा देने जा रहा हूँ। संपत्ति का आकार क्या है? पिकरिंग ने मेरी ओर देखा बेचैनी से। मैंने सोचा और पेंसिल से खेलना शुरू कर दिया। मुझे पिकरिंग के हाथ कभी पसंद नहीं आए। वे मोटे और सफ़ेद थे और एक आदमी के हाथ देखने से बेहतर थे। मुझे डर है कि ये निराशाजनक होगा। यहाँ उनके ट्रस्ट कंपनी के बक्सों में मैं केवल $10,000 की प्रतिभूतियाँ ही ढूंढ पाया हूँ। संभवतः, बहुत संभव है, हम सभी को उनकी संपत्ति की राशि के बारे में धोखा दिया गया था। सिस्टर टेरेसा ने उनसे बड़ी रकमें हड़प ली हैं और जैसा कि आप देखेंगे, उन्होंने एनाडेल में घर पर एक छोटा सा भाग्य खर्च कर दिया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। ये कोई सस्ता प्रस्ताव नहीं था और इसकी अधूरी स्थिति में ये व्यवहारिक रूप से बेकार है। आपको पता होना चाहिए कि श्री ग्लैनम ने अपने जीवन काल में बहुत सारा पैसा दान कर दिया। इसके अलावा उन्होंने आपके पिता को स्थापित किया। आप जानते हैं कि उन्होंने क्या छोड़ा। ये कोई छोटी संपत्ति नहीं थी, जैसा कि उन चीज़ों को माना जाता है। मैं इस वर्णन के कारण बेचैन था। मेरे पिता की संपत्ति काफ़ी बड़ी थी और मैंने उसका पूरा हिस्सा खर्च कर दिया था। मेरी अंतरात्मा ने मुझे झकझोर दिया जब मुझे याद आया कि मैंने $40,000 खर्च किए थे, कुछ हद तक भव्यता से, एक अभियान पर जिसका नेतृत्व मैंने किया था, कम से कम सूडान के माध्यम से, अपने लिए काफ़ी संतुष्टि के साथ। लेकिन पिकरिंग के शब्दों ने मुझे चकित कर दिया। मुझे आपकी बात समझनी चाहिए, मैं उसकी ओर झुकते हुए बोला। मेरे दादाजी को अमीर माना जाता था और फिर भी आप मुझे बताते हैं कि आपके पास बहुत कम संपत्ति है। सिस्टर टेरेसा ने स्कूल बनाने में मदद के लिए उनसे पैसे लिए थे। वह कितने थे? $50,000। ये एक खुला खाता था। उसकी किताबों में अग्रिम राशि दिखाई गई है, लेकिन उसका कोई नोट नहीं लिया। और वह दावा मूल्यवान है। ये उसके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से अच्छा है, लेकिन वह तर्क देती है। हाँ, जारी रखो। मैंने सही बात कही थी। वह मेरी जिद से परेशान था और उसकी असहजता से मैं खुश था। उसने पैसे देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मिस्टर ग्लेनम ने उसे पैसे उपहार में दिए थे।
ये संभव है ना? वे हमेशा चर्चों को दान देते रहते थे। स्कूल और धर्मशास्त्री के सेमिनरी उसके लिए एक तरह की कमजोरी थी। ये बिल्कुल सच है। लेकिन ये खाता संपत्ति की परिसंपत्तियों में से एक है। इसे इकट्ठा करना निष्पादक के रूप में मेरा काम है। हम इसे पास कर देंगे। अगर आपको ये पैसा मिल जाए तो एस्टेट की कीमत $60,000 है। साथ ही एनाडेल में ज़मीन की कीमत और ग्लेनम हाउस की कीमत भी इतनी ही है। मैं यहाँ हूँ। ये पहली बार था जब उसने हल्कापन दिखाया था और इससे मैं सतर्क हो गया। मुझे इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना चाहिए। एक अधूरा घर भी कुछ कीमती होता है। वहाँ ज़मीन की कीमत 1 एकड़ में $100 से $150 तक है। यहाँ 100 एकड़ भी है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो मुझे आपके घर का मूल्यांकन देखकर खुशी होगी। हाँ, तुम मेरी समझदारी की तारीफ कर रहे हो पिकरिंग। वहाँ जो ढीला सामान है उसकी कीमत कितनी है? ये सब लाइब्रेरी में है। आपके दादाजी की कमजोरी वास्तुकला थी, वो तो मुझे याद है। मैंने बीच में ही पूछा और अपने पेशे के चुनाव को लेकर जॉन मार्शल ग्लेनम के साथ हुई तूफानी साक्षात्कारों को याद किया। अपने अंतिम वर्षों में वे अपनी पुस्तकों की ओर अधिक से अधिक आकर्षित हुए। उन्होंने वहाँ जो कुछ रखा है, मुझे लगता है वह इस देश में वास्तुकला से संबंधित पुस्तकों का सबसे बेहतरीन संग्रह है। जैसा कि आपको याद होगा, चर्च के कामों के बाद यही उनका मुख्य शौक था और वे इसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई से बहुत संतुष्टि मिलती थी। मैं फिर हंसा। उस स्थिति पर रोने से बेहतर था कि हंसा जाए। मुझे लगता है कि वो चाहते थे कि मैं यहाँ बैठूं, वास्तुकला पर कामों से घिरा रहूं, इस विचार के साथ कि इस विषय का अध्ययन मेरा एकमात्र संसाधन होगा। ये योजना पूरी तरह से ग्लेनमियन थी और मुझे जो कुछ भी मिला वह एक बेकार घर, 100 एकड़ ज़मीन है। ज़मीन, $10,000 और एक प्रोटेस्टेंट नन के खिलाफ एक संदिग्ध दावा जिसने मेरे दादा को धोखा देकर उनके लिए एक स्कूल स्थापित किया। भगवान तुम्हारा भला करे यार। जहाँ तक मेरी विरासत का सवाल है, अगर मैं अफ्रीका में रहता तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। ये लगभग इतना ही बड़ा है। लेकिन निजी संपत्ति पूरी तरह मेरी है। जो कुछ भी इस जगह पर खुला पड़ा है। शायद मेरे दादाजी ने अपने उत्तराधिकारियों और नियुक्त लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए पुरानी प्लेट और सरकारी बॉन्ड लगाए होंगे। ये रखने लायक होगा। मैं खिड़की के पास गया और शहर के उस पार देखा। जब मैं अचानक मुड़ा तो मैंने पाया कि पिकरिंग की आंखें उत्सुकता से मेरी ओर झुकी हुई थीं। मुझे उसकी आंखें कभी पसंद नहीं आई। वे बहुत स्थिर थीं। जब कोई व्यक्ति हमेशा आपकी नज़रों से शांत और सहजता से मिलता है तो उससे सावधान रहना ही अच्छा है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको ये जगह सचमुच खजानों से भरी मिलेगी, उसने कहा और हंसा। जब आपको कुछ मिले तो आप मुझे उसका तार भेज सकते हैं। वह मुस्कुराया। ये विचार उसे खुशी दे रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि और कुछ नहीं है? मैंने पूछा। कोई विकल्प नहीं है? यदि आप इसी तरह की किसी भी बात के बारे में जानते हैं तो उसे प्रस्तुत करना आपका कर्तव्य है। हमने सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया है। मैं स्वीकार करता हूं कि वसीयत के प्रावधान असामान्य हैं। आपके दादा कई मामलों में एक अजीब व्यक्ति थे, लेकिन वे पूरी तरह से समझदार थे और उनकी सभी क्षमताएं अंत तक ठीक थीं। उन्होंने मेरे साथ मेरी योग्यता से कहीं बेहतर व्यवहार किया। मैंने कहा, मेरे दिल में इतनी पीड़ा थी जो मैंने अपने गैर जिम्मेदार जीवन में पहली बार महसूस नहीं की थी। लेकिन मैं आर्थर पिकरिंग के सामने अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकता था। मैंने वसीयत की प्रति उठाई और उसकी जांच की। ये निसंदेह प्रामाणिक थी। इस पर इंडियाना के वाबाना काउंटी के क्लर्क का प्रमाण पत्र अंकित था। गवाह थॉमस बेट्स और आर्थर पिकरिंग थे। बेट्स कौन है? मैंने उस आदमी के हस्ताक्षर की ओर इशारा करते हुए पूछा। आपके दादाजी की खोजों में से एक। वे घर के प्रभारी हैं और एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं। वे अन्य चीज़ों के अलावा अच्छा खाना भी बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि मिस्टर ग्लेनम ने बेट्स को कहाँ ढूंढा, लेकिन उन्हें उन पर पूरा भरोसा था। वह आदमी अंत तक उनके साथ था। मेरे दादाजी की एक तस्वीर जिसमें वे अकेले एक नौकर के साथ खड़े हैं, जबकि मैं उनका एकमात्र रिश्तेदार अजीबोगरीब देशों में भटक रहा था। ये एक ऐसी तस्वीर नहीं थी जिस पर मैं बहुत संतोष के साथ विचार कर सकता था। मेरे दादाजी एक अजीबोगरीब छोटे आदमी थे जो हमेशा एक लंबा काला कोट और एक रेशमी टोपी पहनते थे और एक अजीबोगरीब चांदी के सिर वाला डंडा रखते थे और ऐसी अजीब अजीब बातें करते थे जिन पर कोई हंसने या रोने से डरता था।
उन्होंने उपकारों के लिए धन्यवाद देने से इनकार कर दिया। हालांकि वे उदार और मददगार थे और लगातार दयालु कार्य करते थे। उनके मनमौजी परोपकार अक्सर समाचार पत्रों में वर्णित होते थे। उन्होंने एक बार बॉस्टन में एक फैशनेबल चर्च को एक बड़ी राशि इस स्पष्ट शर्त के साथ दे दी, जिसे उन्होंने कानूनी रूप से सुरक्षित रखा था, कि यदि मंडली कभी भी अपने आध्यात्मिक कल्याण को रेजिनल्ड हेरल्ड या क्लाउड नामक किसी पादरी को सौंपती है तो उनके उपहार के बराबर राशि ब्याज सहित मैसाचुसेट्स ह्यूमन सोसाइटी को दी जानी चाहिए। अब उसके बारे में सोचना मुझे छू गया। मैं श्री ग्लेनम के अंतिम दिनों के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, मैंने अचानक कहा। वे उस गांव में जाना चाहते थे जहां उनका जन्म हुआ था, और बेट्स उनका साथी और नौकर उनके साथ वर्मोंट गया। वहां अचानक उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें उनके पिता के बगल में पुराने गांव के कब्रिस्तान में दफनाया गया। मैंने उनसे आखिरी बार गर्मियों की शुरुआत में मुलाकात की थी। मैं घर से दूर था और जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो गया मुझे उनकी मौत के बारे में नहीं पता चला। बेट्स मुझे इसकी सूचना देने और वसीयत की पुष्टि के लिए आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आया था। ये मृतक के निवास स्थान पर किया जाना था और हम साथ में वाबाना गए, जो उस काउंटी की सीट है जिसमें एनाडेल स्थित है। इसके बाद में चुप हो गया और समुद्र की ओर देखने लगा, जो मुझे उसके पार की दुनिया के बारे में मेरे शुरुआती सपनों से ही आकर्षित करता रहा था। ये एक घटिया दांव है ग्लेनम, पिकरिंग ने सांत्वना देते हुए कहा, और मैं उसकी ओर मुड़ा। मुझे लगता है कि आप इसे घटिया दांव समझते हैं। मुझे लगता है कि आप उस बूढ़े आदमी के जीवन में उसके पैसों के अलावा कुछ नहीं देख सकते। लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरी विरासत क्या है। मैंने अपने दादाजी की किसी भी इच्छा का पालन उनके जीवन काल में नहीं किया, लेकिन अब जब वे मर चुके हैं तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी करना अनिवार्य है। मैं वहाँ 1 साल बिताने जा रहा हूँ, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए। क्या आप मेरा विचार समझे? तुम हमेशा से ही तूफानी तबीयत के आदमी रहे हो, उसने व्यंग किया। मुझे लगता है कि हमें अपने परिचय को केवल व्यावसायिक आधार पर रखना सुरक्षित होगा। यदि तुम वसीयत की शर्तों को स्वीकार करते हो, बेशक मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं कोई हंगामा करने जा रहा हूँ? उस बूढ़े आदमी की आखिरी इच्छा पूरी करने से इनकार कर दूं? मैंने उसे जिंदगी में बहुत तकलीफें दी हैं, लेकिन उसकी कब्र में उसे निराश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि आप चाहते हैं मैं वसीयत के खिलाफ लड़ूं, लेकिन मैं आपको निराश करने जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं बोला, बस अपनी पेंसिल से खेलता रहा। मैंने उसे कभी इतना दिल से नापसंद नहीं किया था। वह इतना आत्मसंतुष्ट और आरामदेह था। उसके दफ्तर में समृद्धि की भावना थी। मैं अपना काम खत्म करके भाग जाना चाहता था। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में मृत्यु दर बहुत अधिक है। मलेरिया का क्या हाल है? मैं समझता हूँ कि यह बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। एनाडेल झील के एक तरफ एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट है। ये जगह वाकई स्वस्थ मानी जाती है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें वहां भेजते समय हत्या के बारे में सोचा होगा। नहीं, शायद उन्होंने सोचा होगा कि देश निकाला मुझे एक आदमी बना देगा। क्या मुझे अपना खाना खुद बनाना होगा? मुझे लगता है कि मुझे खाने की अनुमति होगी। बेट्स आपके लिए खाना बना सकता है। वह ज़रूरी सामान मुहैया कराएगा। मैं उसे आपके आदेशों का पालन करने का निर्देश दे दूंगा। मुझे लगता है कि आपके पास ज़्यादा मेहमान नहीं होंगे। वास्तव में उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से को ध्यान से देखा। जबकि ये निर्धारित नहीं है, मुझे संदेह है कि क्या यह आपके दादाजी का इरादा था कि आप अपने आसपास के लोगों को उल्लासपूर्ण साथियों के साथ? मैंने अपने सबसे प्रसन्न स्वर में कहा, नहीं, मेरा आचरण अनुकरणीय होगा श्री पिकरिंग, मैंने विनम्र व्यंग के साथ कहा। उन्होंने टाइप किए हुए पतले कागज की एक शीट उठाई और उसे मेज के पार पहुंचा दिया। ये वसीयत के प्रावधानों में औपचारिक स्वीकृति थी। पिकरिंग ने इसे मेरे आने से पहले ही तैयार कर लिया था, और यह धारणा कि मैं शर्तों को स्वीकार करूंगा मुझे चिढ़ा रही थी। दी गई परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए, इस बारे में धारणाएं हमेशा मुझे चिढ़ाती हैं और काफ़ी हद तक लोगों को आश्चर्यचकित करने और निराश करने की मेरी प्रवृत्ति का कारण थी। पिकरिंग ने एक क्लर्क को बुलाया। मेरे हस्ताक्षर का गवाह बनो। कितनी जल्दी तुम चले जाओगे? उसने पूछा। मुझे इसका रिकॉर्ड बनाना है। मैंने जवाब दिया, मैं कल इंडियाना के लिए रवाना हो जाऊंगा। आप काफ़ी जल्दी में हैं, उसने जवाब दिया, और मैंने अभी अभी जो कागज़ पर हस्ताक्षर किए थे उसे जानबूझकर मोड़ दिया। मुझे उम्मीद थी कि आप बाहर जाने से पहले मेरे साथ भोजन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क पूर्व कैफ़े और बाज़ारों के बाद काफ़ी शांत है।
मेरे भटकन के बारे में उनके संदर्भ ने मुझे फिर से क्रोधित कर दिया, क्योंकि वह बिंदु था जिस पर मैं सबसे अधिक संवेदनशील था। मैं 27 वर्ष का था और अपनी पैतृक संपत्ति खर्च कर चुका था। मैंने कई देशों की रोटी का स्वाद चखा था और मुझे अपने दादा की विरासत के लिए खुद को योग्य बनाने के लिए 1 साल बिताने के लिए अभिशप्त होना पड़ेगा। एक एकाकी इंडियाना फार्म पर बसना जिसे मैंने कभी नहीं देखा था और जिसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही मैं जाने के लिए उठा, पिकरिंग ने कहा, अगर आप मुझे महीने में एक बार एक लाइन लिखकर बता दें कि आप वहाँ हैं तो ये काफ़ी होगा। डाकघर एनाडेल में है। मुझे लगता है कि मैं गांव में डाक कार्ड की आपूर्ति दर्ज कर सकता हूँ और हर महीने एक कार्ड भेजने की व्यवस्था कर सकता हूँ। शायद हम फिर से मिलें, अगर मैं भूख या उदासी से मरा नहीं। अलविदा। हमने हाथ मिलाया और मैं उसे छोड़कर उत्सुक आंखों वाले चिंतित लोगों से भरी लिफ्ट में नीचे चला गया। कम से कम मुझे व्यापार की कोई चिंता नहीं थी। बाजार में उछाल आए या गिरावट, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोमांच की भावना जो मेरे लिए अभिशाप थी, मेरे दिल में कुछ तेजी से उभरी जब मैं भीड़ भरे ब्रॉडवे से ट्रिनिटी चर्च के पास बैंक में गया और अपने लेटर ऑफ क्रेडिट पर शेष राशि निकाली। मुझे $1000 से थोड़ी कम मुद्रा मिली। जैसे ही मैं टेलर की खिड़की से मुड़ा, मैं दुनिया के उस आखिरी आदमी की बाहों में जा गिरा जिसे मैं देखने की उम्मीद कर रहा था। स्मरण रहे, ये घटना सन 1901 के अक्टूबर माह की है। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है अध्याय 1 और अब हम शुरू करते हैं अध्याय 2। शेरी का चेहरा। मेरा नाम मत लो और तुम मुझसे प्यार करते हो, लॉरेंस डोनोवन ने कहा और उन्होंने मुझे एक तरफ खींच लिया। मेरे हाथ को नज़रअंदाज कर दिया और ऐसा लग रहा था हमारी मुलाकात में एक अनौपचारिकता थी। अल्लाह इल्लल्लाह, ये निस्संदेह डायरी था। मैंने रेगिस्तान की गर्मी महसूस की और ऊंट चालकों को गालियां देते हुए और हमारे सूडानी गाइडों को दूर एक खिड़की के नीचे शरारत की योजना बनाते हुए सुना। ठीक है, हम दोनों ने प्रश्नवाचक स्वर में कहा। वह बैंकिंग हाउस के टाइल वाले फर्श पर अपनी जेबों में हाथ डाले हुए धीरे धीरे आगे पीछे हिल रहा था। मैंने उसे एक बार ऐसे ही खड़े देखा था जब हमने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वह अबिसीनिया में था और हमारे गाइड हमें सबसे खराब जगह पर भूल गए थे। उसकी आंखों में वही शांत भाव था। कृपया आश्चर्यचकित या डरे हुए या कुछ भी ना दिखें जैक, उसने अपनी मधुर आवाज में कहा। मैंने एक आदमी को लगभग 1 घंटे पहले मेरी तलाश करते हुए देखा था। वह कई महीनों से ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं बहादुर और आज़ाद के इन तटों पर मौजूद हूँ। वह शायद अभी भी तलाश कर रहा है, क्योंकि वह एक जिद्दी शैतान है। मैं यहाँ हूँ, जैसा कि हम कह सकते हैं, बिल्कुल गुप्त। मैं एक ईस्ट साइड लॉजिंग हाउस में रह रहा हूँ, जहाँ मैं तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आमंत्रित नहीं करूँगा, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है। आज रात मेरे साथ शेरी के यहाँ खाना खाओ। बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग। अगर आप मुसीबत में हैं तो सुरक्षा यही है। मैं निर्वासन में जाने वाला हूँ और जाने से पहले मैं एक और सभ्य भोजन खाना चाहता हूँ। शायद ये ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? फिर से अफ्रीका तो नहीं? नहीं, सिर्फ इंडियाना। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ये संप्रभु अमेरिकी राज्यों में से एक है। भारतीय नहीं, सभी का मरना जायज़ है। पैक ट्रेन, गुब्बारा, ऑटोमोबाइल, ऊंट। आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं? वार्निश किए हुए कान, ये आसान है। ये वहाँ पहुँचने की बात नहीं है, ये उस जगह पर पहुँचने के बाद ऊब से ना मरना है। तुमने खाने के लिए कौन सा समय बताया था? 7 बजे। प्रवेश द्वार पर मिलना। अगर मैं आज़ाद हूँ तो मुझे दरवाजे से पहले जाने दो और कृपया सड़क पर मेरे पीछे मत आना। मैं चला गया। उसके दस्ताने पहने हाथ पीछे की ओर आलस से बंधे हुए थे। ब्रॉडवे पर आराम से चला गया और बैटरी की ओर मुड़ गया। मैंने उसके गायब होने तक इंतज़ार किया, फिर एक अपटाउन कार ली। लॉरेंस डोनोवन से मेरी पहली मुलाकात कॉन्स्टेंटिनोपल में एक कैफ़े में हुई थी, जहां मैं खाना खा रहा था। वह एक अंग्रेज से झगड़ पड़ा और उसे नीचे गिरा दिया। ये मेरा मामला नहीं था, लेकिन मुझे वह सहजता और निश्चितता पसंद आई जिसके साथ लैरी ने अपने दुश्मन को मार गिराया। मुझे बाद में पता चला कि वह ऐसा ही करता था। डोनोवन के साथ अपने परिचय के शुरुआती दिनों में मैं कभी कभी उससे बहस करता था, लेकिन जल्द ही मैंने बेहतर शिष्टाचार सीख लिया। उसने मुझे आयरिश मामलों के बारे में अपनी धारणा के अनुसार ढाल लिया और मैं आयरलैंड की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए सिर फोड़ने के तरीके के जानने का
उतना ही प्रबल समर्थक था जितना कि वह। मेरे मित्र कॉन्स्टेंटिनोपल में अमेरिकी महावाणिज्य दूत हास्य की भावना से रहित नहीं थे और मैंने आसानी से उन्हें लैरी के पक्ष में भर्ती कर लिया। अंग्रेज बदला लेने के लिए तरस रहा था और उसने सभी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने तर्क के साथ जोर दिया कि लैरी एक ब्रिटिश नागरिक था और अमेरिकी वाणिज्य दूत को उसे शरण देने का कोई अधिकार नहीं था। एक ऐसा बिंदु जो मेरी समझ से कानून और तथ्य में पूरी तरह से आधारित था। दूसरी ओर लैरी ने कहा कि वह अंग्रेज नहीं बल्कि आयरिश था और चूंकि उसके देश का तुर्की में कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए ये उसका विशेषाधिकार था कि वह जहां भी शरण दे वहां शरण ले। लैरी हमेशा सबसे भरोसेमंद इंसान था और हम दोनों ने, अमेरिकी वाणिज्य दूत और मैंने, एक दूसरे पर प्रभाव डाला और उसे वहां से निकलवाया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि असली मजाक इस तथ्य में था कि लैरी जन्म से अंग्रेज था और आयरलैंड के प्रति उसका समर्पण पूरी तरह से भावुक और मनमौजी था। उसका परिवार निश्चित रूप से कुछ समय पहले आयरलैंड से बाहर आया था और इंग्लैंड में बस गया था, लेकिन जब लैरी ने ज्ञान प्राप्त किया, भले ही विवेक न हो, तो उसने ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया और डबलिन में अपनी डिग्री लेने पर जोर दिया। वह यहाँ तक कि ये सोचता था कि वह बेंचेस में विश्वास करता है। उसने अपने विश्वविद्यालय के दिनों में आयरलैंड के लिए एक अलग राष्ट्रीय अस्तित्व के सबसे कट्टरपंथी और अशांत अधिवक्ताओं के साथ खुद को जोड़ा और कभी कभी दंगों के लिए 1 महीने जेल में भी गया। लेकिन लैरी की प्रवृत्ति विद्वान थी। उसने विश्वविद्यालय में शानदार रिकॉर्ड बनाया। फिर 22 साल की उम्र में वह दुनिया को देखने के लिए आगे आया और उसे बहुत पसंद आया। उसके पिता एक व्यस्त व्यक्ति थे और उनके और भी बेटे थे, लेकिन लैरी को भत्ता दिया और उसे घर से दूर रहने को कहा जब तक कि वह सम्मानजनक बनने के लिए तैयार न हो जाए। इसलिए यूरोप के दौरे के बाद हम एक साथ खोए हुए राज्यों के पात्रों की तलाश में भूमध्य सागर को पार कर गए। इस खोज में 3 साल बिताए। हम कायरो से बहुत अच्छे संबंधों के साथ विदा हुए। वह इंग्लैंड और बाद में अपने प्रिय आयरलैंड लौट आया, क्योंकि उसने हमारे रोमांच के सबसे काले दिनों में खुशी खुशी सबसे जंगली गैलिक गीत गाए थे और द सॉर्ड के लिए अपना प्यार कभी नहीं खोया। लैरी को बेदाग रहने की आदत थी। उस रात वह अपने ईस्ट साइड लॉजिंग हाउस से ठीक से कपड़े पहने हुए निकला और शांति और संयम की सज्जनतापूर्ण छवि धारण किए हुए था, जो उसके विवाद पैदा करने और दंगा फसाद करने के स्वभाव के साथ पूरी तरह से असंगत थी। जब हम शरीक यहाँ इत्मीनान से डिनर के लिए बैठे तो मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, हम एक डरपोक जोड़ी नहीं थे। अगर मैं खुद को इस मामले में घसीटता हूँ, दोनों औसत ऊंचाई से थोड़े कम, दुबले पतले, नर्वस और बस उस समय अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। हमारे दुबले पतले साफ सुथरे चेहरे अच्छी तरह से भूरे रंग के थे। मेरा चेहरा स्टीमर के डेक पर मेरे दिनों का एक नया कोट पहना हुआ था। लैरी पहले कभी भी अमेरिका नहीं गया था और ये दृश्य हम दोनों के लिए एक मज़ेदार और अनोखे तमाशे का आकर्षण था। राष्ट्रों और जातियों के बारे में लैरी से बात करते हुए मैंने ये हमेशा माना कि अमेरिकी दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे अच्छे लोग हैं, और मुझे लगता है कि उस रात जब हम रेस्टोरेंट में एकत्रित महान लोगों को देखने के लिए लंबे समय से अभ्यस्त आंखों से देख रहे थे, तो वह इस बात से सहमत था। रोशनी, संगीत, विविधता और समृद्धि, महिलाओं की वेशभूषा तथा अनेक विदेशी चेहरे पृथ्वी के बंजर और नीरस स्थानों में कष्ट सहने की अभ्यस्त इंद्रियों पर एक सुखद जादू कर रहे थे। अब मुझे कहानी बताओ, मैंने कहा। क्या तुमने किसी की हत्या की है? क्या ये अपराध राजद्रोह है? ये गॉलवे में किराएदारों का एक झगड़ा था और मैंने एक कांस्टेबल को पीटा। मैं कह सकता हूँ कि मैंने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। ये झगड़ा अखबारों में छपा था। मैं 2 सप्ताह तक चुप रहा, फिर क्वींस टाउन के लिए नाव पकड़ी और अब मैं यहाँ हूँ, बिना किसी बंधन के द सॉर्ड वापस जाने के मौके के इंतजार में। तुम निश्चित रूप से फांसी के लिए पैदा हुए हो लैरी। बेहतर होगा कि तुम अमेरिका में ही रहो। यहाँ किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक जगह है और अमेरिका में किसी व्यक्ति का अपहरण करना और उसे ले जाना आसान नहीं है। शायद नहीं। और फिर भी स्थिति पूरी तरह से शांत नहीं है। उन्होंने अपने कांटे से पोम्पनो का एक टुकड़ा दबाते हुए कहा, कृपया अपनी दाईं और फूलदार सज्जनों को देखें। 4 लोगों वाली मेज पर बेगुलाबी रंग की महिला के बगल में है। आपको ये जानकर दिलचस्पी हो सकती है कि वे ब्रिटिश वाणिज्य दूत हैं। दिलचस्प है, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। आप एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि क्या वह मुझे ढूंढ रहा है? बिल्कुल नहीं।
लेकिन निस्संदेह उनके पास मेरी टेबलेट पर मेरा नाम लिखा है। यहाँ जो जासूस मेरे पीछे पीछे घूम रहा है वह बहुत ही सुस्त है। आज सुबह जब मैं बैंक में आपसे बात कर रहा था तो उसने मुझे खो दिया था। बाद में मुझे 1 घंटे तक उसका पीछा करने का सौभाग्य मिला, जब तक कि वह ब्रिटिश वाणिज्य दूत के कार्यालय में नहीं आ गया। धन्यवाद। अब और मछली के बारे में नहीं। चलो चिंता को ख़त्म करते हैं। मैं फांसी के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, और चूंकि मैं एक राजनीतिक अपराधी हूँ, मुझे संदेह है कि अगर वे मुझ पर हाथ डालते हैं तो मुझे निर्वासित किया जा सकता है या नहीं। वह अपने गिलास में उठते बुलबुलों को स्वप्नवत देखता रहा, उसे अपनी पतली अच्छी तरह संभाली हुई उंगलियों में थामे हुए। उसने कहा, मुझे अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में कुछ बताओ। मैंने अपने दादा ग्लेनम की विरासत की कहानी को यथासंभव संक्षिप्त रखा, क्योंकि संक्षिप्तता हमारे संवाद का एक निश्चित नियम था। आप ये कह रहे हैं कि आपको 1 साल तक कुछ नहीं करना है, बस हाथ जोड़कर इंतज़ार करना है। ऐसा नहीं है, मुझे बहुत आकर्षक लगता है। मैं बिना पैसे के ही काम चलाना पसंद करूँगा, लेकिन मैं कुछ काम ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर मुझ में कुछ अच्छाई है तो मैं अपने दादाजी की याद में कुछ अच्छा करने का प्रयास करूँगा। ये भावना तुम्हारे योग्य है ग्लेनम, उसने मजाक करते हुए कहा। तुम क्या देख रहे हो, एक भूत? मैं अचानक आर्थर पिकरिंग को 20 फुट की दूरी पर खड़ा देखकर चौंक गया। आधा दर्जन या उससे ज़्यादा लोगों का एक दल उठ खड़ा हुआ था, और पिकरिंग और एक लड़की एक पल के लिए दूसरों से अलग हो गए। वह जवान थी, पिकरिंग की मेज़ के आसपास के समूह में सबसे कम उम्र की। पिकरिंग के भारी भरकम शरीर के साथ उसकी तुलना से उसकी ऊंचाई और रूपरेखा में एक निश्चित रूप से लड़कियों जैसी झलक मिलती थी। वह काले रंग की पोशाक में थी। उसकी गर्दन और कलाइयों पर सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा था, जो समूह की अन्य महिलाओं के मुकाबले एक उदास विपरीतता थी, जो एक हद तक शानदार ढंग से सजी हुई थी। उसने अपना पंखा गिरा दिया था और पिकरिंग उसे उठाने के लिए झुके। प्रतीक्षा करने के दूसरे ही पल वह लापरवाही से मेरी ओर मुड़ी और हमारी आंखें एक पल के लिए मिली। बहुत संभव है कि वह पिकरिंग की बहन थी, और मैंने उसके परिवार को फिर से जानने की कोशिश की, जिसे मैंने अपनी युवावस्था में जानता था, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। जब वह उसके सामने से निकली तो मेरी आंखें उसका पीछा करती रहीं। सीधा साधा शरीर, स्वतंत्र और सुंदर, लेकिन एक आकर्षक गरिमा और संतुलन के साथ, और उसके सुनहरे बालों का सुनहरा रंग उसके काले कोट के नीचे चमक रहा था। उसकी आंखें, जैसे ही उसने अपनी आंखें पूरी तरह से मेरी ओर घुमाई, वे सबसे उदास, सबसे प्यारी आंखें थीं जो मैंने कभी देखी थीं, और उस शानदार भीड़ भरे कमरे में मैंने उनका जादू महसूस किया। वे मेरी यादों में अमिट रूप से अंकित हो गईं, शोकाकुल, स्वप्निल और उदास। अपने ध्यान में डूबे रहने के कारण मैं लैरी को भूल गया। तुम अनुचित लाभ उठा रहे हो, उसने शांति से कहा। तुम्हारे दोस्त? सबसे आगे वाला बड़ा आदमी मेरा दोस्त पिकरिंग है, मैंने जवाब दिया, और लैरी ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। हाँ, मुझे लगा कि तुम औरतों को नहीं देख रहे हो, उसने रूखेपन से कहा। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारी दिलचस्पी की वस्तु को नहीं देख पाया, बाहर पुरुष। मैं लापरवाही से हंसा, लेकिन मेरी स्मृति में पहले से ही काले कपड़े पहने लड़की का गंभीर चेहरा उभर रहा था, उसकी शोकाकुल आंखें, उसकी बालों में सोने की चमक। पिकरिंग निश्चित रूप से आंसुओं की इस घाटी में सुखद स्थान ढूंढ रहा था, और मुझे लगा मेरा दिल उसके खिलाफ गर्म है। ये दुख देता है, ये देखकर कि एक आदमी जिसे आपने कभी पसंद नहीं किया वह सफल हो रहा है जहां आप असफल हो रहे हैं। तुमने मुझे इनसे मिलाया क्यों नहीं? मैं भी कुछ अमेरिकियों से अपना परिचय करना चाहता हूँ। हो सकता है कि उनकी मुझे कभी ज़रूरत पड़े। पहली बात तो ये है कि पिकरिंग ने मुझे देखा नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर वह मुझे देखता भी तो वह तुम्हारे या मेरे लिए ज़मानत करने के लिए नहीं आता। वह इस तरह का इंसान नहीं है। लैरी ने प्रश्नवाचक भाव से देखा। आपको और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उस महिला को देखकर आप हिल गए हैं। मुझे टेनिसन की याद दिलाती है। उम्र, आंखों की सितारा सी उदासी, और बाकी बातें तुम्हारे लिए एक गंभीर चेतावनी होनी चाहिए। कई लोगों ने तलवारें खींच ली और मर गए, और उनके पीछे पीछे विपत्तियां भी आई। भाई, ये औरतें, मुझे लगा कि तुम इन सबसे आगे निकल चुके हो। वह लापरवाही से मेरी ओर मुड़ी और हमारी आंखें एक पल के लिए मिली। मुझे नहीं पता कि 27 साल की उम्र में एक आदमी की उम्र इतनी क्यों बढ़ जाती है। इसके अलावा पिकरिंग के दोस्त मेरे लिए अजनबी हैं।
लेकिन उस आयरिश लड़की का क्या हुआ जिसके बारे में तुम सोचते थे? उसकी खासियत, जैसा कि मुझे उसकी तस्वीर याद है, उसका छोटा ऊपरी होंठ था। जब हम अफ्रीका में थे, हाँ, जब मैं डबलिन वापस आया तो मैंने पाया कि उसने एक शराब बनाने वाले के बेटे से शादी कर ली है। सोचो, अपना भरोसा छोटे ऊपरी होंठ पर मत रखो। उसके चेहरे ने मुझे कभी कोई भरोसा नहीं दिया। मुझे लगता है आपने कहा था कि आपके दादा की मृत्यु जून में हुई थी। आपको इस तथ्य की जानकारी देने वाला एक पत्र अक्टूबर में नेपल्स में मिला था। क्या आपको नहीं लगता कि पत्र मिलने में आपको काफी समय लगा? मैं पूछ सकता हूँ कि उस समय निष्पादक क्या कर रहा था? आपको यकीन होना चाहिए कि वह लाल लाल सोने की तलाश में अवसर का लाभ उठा रहा था। मुझे लगता है कि आपने उसे ये खबर समय पर ना पहुंचाने के लिए अच्छी फटकार लगाई होगी। उसने मेरी मूर्खता के प्रति उस घृणा भरी नज़र से मुझे देखा जो मैंने कभी किसी अन्य व्यक्ति से नहीं देखी थी। नहीं, सच बताऊं तो मैं साक्षात्कार के दौरान दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे लिए एक अभिभावक की व्यवस्था करनी चाहिए थी बेटा। तुम्हें पैसे के मामले में भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या वह बोतल खाली है? खैर, अगर मोटी गर्दन वाला वह व्यक्ति तुम्हारा दोस्त पिकरिंग है तो मुझे इस बात की परवाह होती कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर पिकरिंग ने बूढ़े सज्जन को लूट लिया है, या ये कि मेरे पास आने के रास्ते में सारा पैसा कहीं खो गया है। समय बीत चुका है और मैं साल भर के लिए तैयार हूँ। मेरे दादाजी एक अच्छे बुजुर्ग सज्जन व्यक्ति थे और मैंने उनके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया। मैं वही करूँगा जो वे कहेंगे, चाहे इनाम कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। निश्चित रूप से ये आपके लिए सबसे उचित काम है, लेकिन अपने होश संभाल कर रखिए। अगर उस गर्दन वाले व्यक्ति को ऐसी जगह पैसा नहीं मिल सकता जहां पैसा मौजूद है तो उसे बहुत गहराई से दबा कर रखना चाहिए। आपके दादा थोड़े सनकी थे मुझे लगता है, लेकिन किसी भी तरह से मूर्ख नहीं थे। ये स्थिति मेरी कल्पना को आकर्षित करती है जैक। मुझे ये पसंद है, खोया हुआ खजाना और पूरा मामला। भगवान, ये कैसा सलाद है! खुश हो जाइए कॉमरेड, आप उल्लू के जैसे भयानक लग रहे हैं। इसके बाद हम लोगों और स्थानों के बारे में बात करने लगे जिन्हें हम दूसरे देशों में जानते थे। हमने अगला दिन एक साथ बिताया और शाम को मेरे होटल में जब मैं सामान पैक कर रहा था तो उन्होंने अपने चिर परिचित व्यंग्यात्मक अंदाज में मेरे सामान की आलोचना की। मुझे उम्मीद है कि आप उन चीज़ों को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। उन्होंने उन राइफलों और कई रिवॉल्वरों की ओर इशारा किया जिन्हें मैंने अलमारी से निकाला था और बिस्तर पर फेंक दिया था। वे मुझे जंगल की याद दिलाते हैं। उन्होंने उस भारी राइफल को कवर से निकाला जिसका इस्तेमाल मैंने पिछली बार तेंदुए के शिकार के दौरान किया था और उसका वजन परखा। इसका तुम्हारे पास कोई खास उपयोग नहीं है। बेहतर होगा कि मैं इसे वापस सौड़ ले जाऊं और जमींदारों पर इस्तेमाल करूं। मैं कहता हूँ जैक, क्या हमें फिर कभी साथ में किस्मत नहीं आजमानी चाहिए? हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। बूढ़े आदमी, सोचो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वह अनावश्यक सावधानी के साथ राइफल केस की पट्टियों पर झुका, लेकिन उसकी आवाज़ में एक कंपन थी जो लैरी डोनोवन जैसी नहीं थी। अब मेरे साथ आओ, मैं उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। मैं किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ रहने के बजाय तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगा जैक, लेकिन मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता। मेरी अपनी परेशानियां हैं और इसके अलावा तुम्हें अकेले ही वहां रहना होगा। ये उस खेल का हिस्सा है जो बूढ़े सज्जन ने तुम्हारे लिए तय किया है, जैसा कि मैं समझता हूँ। आगे बढ़ो, अपना भाग्य आजमाओ और फिर अगर इस बीच मुझे फांसी नहीं दी गई तो हम बाद में सेना में शामिल हो जाएंगे। तुम्हारे पुराने दोस्त एलडी से ज़्यादा पैसे खर्च करने की आदत रखने वाला कोई आदमी और कहीं नहीं है। मैं मुस्कुराया और मैं उदास होकर मुस्कुराया, ये जानते हुए कि हम जल्द ही फिर से अलग हो जाएंगे, क्योंकि लैरी ने उन कुछ लोगों में से एक जिन्हें मैंने कभी दोस्त कहा था और उस मुलाकात ने उसके लिए मेरे स्नेह को और भी तीव्र कर दिया था। मुझे लगता है उसने कहा, तुम उस आदमी की बताई गई बातों को सच मानते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं थोड़ा सावधान होता। अब मैं यहाँ कुछ हफ्तों से घूम रहा हूँ, जासूसों से बचता हुआ और संयोग से अखबार पढ़ता हुआ। शायद तुम ये नहीं समझते कि जॉन मार्शल ग्लेनम की संपत्ति के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। मुझे नहीं पता था, मैंने लज्जित भाव से स्वीकार किया। लैरी हमेशा मुझसे
अधिकांश मामलों में ज़्यादा सक्षम था। ये पूरी तरह से संभव था कि वह मेरी विरासत के बारे में बुद्धिमानी से बात कर सके। जब आप भूमध्य सागर से स्टीमर से आ रहे थे तो आपको पता था, लेकिन वहां घर संपत्ति के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बारे में विधिवत चर्चा की गई है। आप स्पष्ट रूप से किसी सार्वजनिक हित की वस्तु हैं। और उसने अपनी जेब से एक अखबार की कटिंग निकाली। ये एक नमूना आइटम है। उसने पढ़ा, जॉन ग्लेनम, विलक्षण करोड़पति जॉन मार्शल ग्लेनम के पोते, जिनकी पिछली गर्मियों में वर्मोंट में अचानक मृत्यु हो गई थी, कल नेपल्स से मैक्सिकन पर पहुंचे। अपने दादा की वसीयत की शर्तों के अनुसार ग्लेनम को इंडियाना के एनाडेल झील के पास जॉन मार्शल ग्लेनम द्वारा स्थापित एक अनोखे घर में 1 साल तक रहना होगा। परिवार के दोस्तों के अनुसार ये प्रावधान युवा ग्लेनम के धैर्यपूर्ण गुणों को परखने के लिए किया गया था, क्योंकि 5 साल पहले मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक होने के बाद से ही उन्होंने अपने पिता द्वारा छोड़ी गई एक बड़ी संपत्ति को पुरानी दुनिया के अजूबों पर विचार करने में खर्च कर दिया था। बताया जाता है कि ये ठीक है, मैंने निश्चित रूप से संकेत और चमत्कार देखे हैं, और अगर मैंने पैसे खर्च किए हैं तो मैं दावा करता हूँ कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। मैंने अपना बिल चुकाया और नाव पर सवार होकर आगे बढ़ गया। लैरी मेरे साथ था, अपने पुराने उत्साह के साथ हंसी मजाक कर रहा था। मैं मेरे साथ नदी पार गया और जैसे ही नाव नदी में उतरी, हम दोनों पर एक सन्नाटा छा गया। वह सन्नाटा जो केवल पुराने दोस्तों के बीच ही संभव है। जब मैंने शहर की रोशनी की ओर देखा तो एक साथी से बिछुड़ने के दुख से परे कुछ और मुझे छू गया। आने वाले खतरे की आशंका मेरे दिल में रेंग रही थी, लेकिन मैं सबसे शांत यात्रा पर जा रहा था। अपने जीवन में पहली बार मैं किसी और के निर्देश के अधीन था, भले ही वह कब्र में पड़ा हो। ये मेरे दादाजी की तरह था, जो इस मजबूरी को अपने ऊपर छोड़कर मर गए। मेरा मूड अचानक बदल गया और जैसे ही नाव घाट पर टकराई, मैं हंस पड़ा। वाओ, ये लोग, लैरी ने कहा। कौन से लोग? मैंने अपना बैग कुली को देते हुए पूछा। ये लोग जो प्यार में हैं, उसने कहा। मैं उनके संकेतों को जानता हूँ। चांदनी, खामोशी, अचानक बेवजह हंसी। मुझे उम्मीद है कि जब तुम शादी करोगे तो मैं जेल में नहीं होऊंगा। शेष बचे हुए कुछ मिनटों में हमने पुरानी बातें और भविष्य की बैठकों के बारे में बात की। अगर मुझे मेरे निवास स्थान पर लिख सकते हो, मैंने कहा, कार्ड पर एनाडेल, वबाना काउंटी, इंडियाना लिखते हुए। अब अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगा। आप जहां भी हो, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप ही समझते हैं दोस्त, अलविदा। मैं गेट से होते हुए लंबी ट्रेन से नीचे उतरकर अपने स्लीपर पर पहुंच गया। मुड़ते हुए सीढ़ी पर पैर रखते हुए मैंने लैरी को अलविदा कहा, जो बाहर खड़ा मुझे देख रहा था। कुछ ही देर में मेरी रेलगाड़ी धीरे धीरे रात में पश्चिम की ओर यात्रा पर निकल पड़ी। यहीं पर समाप्त होता है दूसरा अध्याय, और अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, 1000 मोमबत्तियों का घर। एनाडेल का मुख्य महत्व इस तथ्य से है कि यहाँ 2 रेलवे लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। शिकागो एक्सप्रेस सिर्फ एक पल के लिए रुकी, जबकि कुली ने मेरे सामान को प्लेटफॉर्म पर मेरे पास रख दिया। स्टेशन के खुले दरवाजे से रोशनी आ रही थी। कुछ बेकार लोग प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे, गाड़ियों की खिड़कियों में झांक रहे थे। गांव के हैकमैन ने सुस्ती से मेरा व्यवसाय पूछा। अचानक छाया से एक लंबा अजीबोगरीब आदमी निकला, जिसने एक लंबा अल्स्टर पहना हुआ था। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, ये उस सनसनी के साथ है जो मुझे बेट्स के साथ अपनी पहली मुलाकात के अवसर पर हुई थी। अब उसका दुबला पतला उदास चेहरा मेरे सामने है और मैं उसकी गहरी उदासी भरी आवाज़ सुनता हूँ, जैसे कि अपनी टोपी को सम्मान पूर्वक छूते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा सर, क्या ये मिस्टर ग्लेनम है? मैं ग्लेनम हाउस से बेट्स हूँ। मिस्टर ग्लेनम हाउस से बेट्स। पिकरिंग ने मुझे आपसे मिलने के लिए तार भेजा है सर। हाँ हाँ, निश्चित रूप से मैं ही हूँ, मैंने कहा। हैकमैन पहले से ही मेरे जाल इकट्ठा कर रहा था और मैंने उसे अपना ट्रंक चेक दिया। ये कितनी दूर है? मैंने पूछा। मेरी आंखें थोड़े अफसोस के साथ, मुझे कबूल करना होगा, गायब हो रही ट्रेन की पिछली लाइटों पर टिकी हुई थी। 2 मील सर, बेट्स ने जवाब दिया। सर्दियों में हैक के अलावा कोई रास्ता नहीं है। गर्मियों में स्टीमर सीधे हमारे डॉक पर आता है। मेरे पैरों को स्ट्रेच करने की ज़रूरत है, मैं चलूँगा, मैंने सुझाव दिया। ठंडी हवा को अपने फेफड़ों में खींचते हुए
ये एक शांत तारों से भरी अक्टूबर की रात थी और इसकी ताजगी गर्म नींद के बाद आभारी थी। बेट्स ने बिना किसी टिप्पणी के सुझाव स्वीकार कर लिया। हम प्लेटफॉर्म के अंत में चले गए जहां हैकमैन पहले से ही मेरे ट्रंक को इधर उधर कर रहा था और जब हमने अपने साधारण वैगन पर उसे रखते हुए देखा तो मैं बेट्स के पीछे गांव की चौड़ी शांत सड़क से नीचे चला गया। एनाडेल में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शांति थी और पतली तारों की रोशनी में वहां कई ऊंचे धुएं के ढेर दिखाई दे रहे थे। ईंट यार्ड सर, बेट्स ने ईंटों के ढेर की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। यह उस तरह के व्यवसाय के लिए एक बड़ा केंद्र है। बिना भूसे के ईंटें? मैंने पूछा जब हम एक चमकदार सैलून के पास से गुजरे जो बोर्ड वॉक पर चमक रहा था। क्षमा करें श्रीमान, लेकिन ऐसे स्थान लोगों को बर्बाद कर देते हैं। इस टिप्पणी के आधार पर मैंने मन ही मन सोचा कि बेट्स अपनी सच्चाई से मुझे प्रभावित करना चाहता है। मैं मेरे बगल में झूलता हुआ सवालों के जवाब देता हुआ। जाहिर है ये एक ऐसा आदमी था जिसने मानवीय संपर्क को ज़रूरत के आधार पर सीमित कर दिया था। मुझे उसके साथ 1 साल तक बंद रहना था और वह एक खुश मिजाज जेलर साबित होने वाला था। मेरे पैर गांव की सड़क के अंत में एक बजरी वाले राजमार्ग पर पड़े और मैंने अचानक पानी की आवाज़ सुनी। ये झील है सर, ये सड़क सीधे घर तक जाती है, बेट्स ने कहा। मैं इन भागों में परिदृश्य की सुंदरता पर लगातार ध्यान लगाने के लिए अभिशप्त था। मैंने कल्पना की और मुझे जानकर खुशी हुई कि ये सब उदास मैदान या उदास जंगल नहीं था। मौसम में मछली पकड़ना बहुत अच्छा होता है। मिस्टर ग्लेनम को इसमें बहुत मज़ा आता था। बॉस? जी सर। मिस्टर ग्लेनम का मानना था कि ब्लैक बॉस के बराबर कोई मछली नहीं है। मुझे उस व्यक्ति का मेरे दादाजी के बारे में बात करने का तरीका बहुत पसंद आया। वह स्पष्ट रूप से एक वफादार अनुचर था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अतीत में मेरे दादाजी की कई तस्वीरें मेरे लिए जुटा सकता था और मैंने उसका आत्मविश्वास बढ़ाने का निश्चय किया। दादाजी की वसीयत की शर्तों की पहली बार सुनने के बाद मुझे जो नाराज़गी हुई थी वह खत्म हो चुकी थी। उन्होंने मेरे साथ उतना ही अच्छा व्यवहार किया था जितना मैं चाहता था और कम से कम मैं उनके द्वारा दी गई सज़ा को समझदारी और सौहार्दपूर्ण भावना से स्वीकार कर सकता था। इस विचार की श्रृंखला ने मुझे राजमार्ग पर आगे बढ़ने पर घेर लिया। सड़क अब झील से दूर एक घने जंगल से होकर जाती थी। अब दाईं ओर एक अंधेरा अवरोध दिखाई दे रहा था और मैंने अपना हाथ बढ़ाया और खुरदुरे पत्थर की एक दीवार को छुआ जो लगभग 8 फीट ऊंची थी। ये क्या है बेट्स? मैंने पूछा। ये ग्लेनम की ज़मीन है सर। दीवार आपके दादाजी के विचारों में से एक थी। ये 1/4 मील लंबी है और इसे बनाने में उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। सड़क अब झील से मुड़ जाएगी, लेकिन ग्लेनम की पूरी संपत्ति झील के सामने है। तो मेरे जेल खाने के चारों ओर एक दीवार थी। मैं मन ही मन खुशी से मुस्कुराया। जब कुछ क्षण बाद मेरा गाइड लंबी दीवार में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार पर रुका, अपने ओवरकोट से चाबियों का गुच्छा निकाला और लोहे के गेट का ताला खोलने लगा, तो मैंने अपने भीतर साहस की भावना को तीव्र होते हुए महसूस किया। हमारे पीछे गेट बंद हुआ और बेट्स को एक लालटेन मिल गई जिसे उसने बड़ी सहजता से जला दिया। मैं इस गेट का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये पास है। नियमित प्रवेश द्वार सड़क से दूर है। सर आप आसपास ही रहें क्योंकि लकड़ी अभी ज़्यादा साफ नहीं हुई है। झाड़ियाँ वास्तव में घनी थीं और मैं अपने गाइड की लालटेन का अनुसरण करने में कठिनाई से आगे बढ़ गया। अंधेरे में यह जगह जंगल की तरह जंगली और ऊबड़ खाबड़ लग रही थी। बस थोड़ा आगे। बेट्स की आवाज़ मेरे आगे बढ़ी और फिर वहाँ रोशनी है सर। और अपनी आंखें उठाकर जैसे ही मैंने एक बड़े पेड़ की जड़ पर ठोकर खाई, मैंने पहली बार ग्लेनम हाउस की रूपरेखा देखी। हम यहाँ हैं सर, बेट्स ने अपने पैरों को पटकते हुए कहा। मैं उसके पीछे पीछे घर के सामने दरवाजे तक गया जहाँ एक विशाल प्रवेश द्वार के दोनों ओर एक दीपक चमक रहा था। बेट्स ने बिना किसी देरी के उसे खोल दिया और मैं तेज़ी से एक बड़े हॉल में पहुँच गया जो दीवारों पर ब्रैकेट में लगी मोमबत्तियों से मंद रोशन था। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होगी मिस्टर ग्लेनम, बेट्स ने हल्की से माफ़ी मांगते हुए कहा। यह जीवन के उद्देश्यों के लिए बहुत अधूरा है। ठीक है, हमें इसका सर्वोत्तम उपयोग करना होगा, मैंने उत्तर दिया, हालांकि बिना अधिक उत्साह के। हमारे कदमों की आवाज़ एक बड़ी सी सीढ़ी के कुएं में गूंजती 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 रही।
जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ फर्नीचर का एक भी सामान नहीं था। ये कुछ ऐसा है जो आपको शायद अधिक पसंद आएगा सर। और बेट्स हॉल में दूर जाकर एक दरवाज़ा खोलता है। एक मोमबत्ती ने उस जगह पर रोशनी का एक छोटा सा तालाब बना दिया जो मुझे एक बड़े कमरे जैसा लगा। बंजर कुरूपता के खुलासे के लिए तैयार और हृदय विदारक पूर्वाभास के साथ मूक मार्गदर्शक द्वारा एक नीरस जेल का खुलासा करने की प्रतीक्षा कर रहा था। कृपया यहाँ बैठिए सर, बेट्स ने कहा, जब तक मैं रोशनी को बेहतर करता हूँ। वह पूरी सहजता से अंधेरे कमरे में चला गया, माचिस जलाई, मोमबत्ती जलाई और तेजी से धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगा। उसने अपनी मोमबत्ती से एक के बाद एक कई मोमबत्तियों को छुआ। ऐसा लग रहा था कि वे हर जगह थीं और अंधेरे से एक धुंधली धुंधलका निकली जो धीरे धीरे बढ़ती हुई रोशनी की मधुर चमक में बदल गई। मैंने अक्सर पुरानी दुनिया के धुंधले गिरजाघरों में सेवकों को शानदार वेदियों पर अनगिनत मोमबत्तियां जलाते हुए देखा है, हमेशा उस दृश्य की सुंदरता के लिए विस्मय के साथ। लेकिन इस अनजान घर में एक सख्त सेवक ने छाया से एक अधिक सुंदर और अधिक विस्मयकारी जादू को बुलाया। सुंदर चीज़ों में केवल यौवन ही प्रकाश से अधिक सुंदर होता है। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती गई, दीवार की रेखाएं पीछे हटती गईं और छत की छत पीछे हटती गई, जिससे आंखें ऊपर की ओर खिंच गईं। मैं अपने होंठों पर एक दबी हुई विस्मय के साथ उठा और इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस जगह की आत्मा ने मुझ पर अपना जादू बिखेरा, मैंने श्रद्धा से अपनी टोपी उतार दी। हर जगह किताबें थीं। वे दीवारों से लेकर छत तक फैली हुई थीं। केवल लंबी फ्रांसीसी खिड़कियों और एक विशाल चिमनी ही रेखा को तोड़ रही थी। हर संभव जगह से इस उद्देश्य के लिए बनाई गई अलमारियों से, पुस्तकों के बीच लंबी भुजाओं के बाहर निकालने वाले ब्रैकेट से, छत से लटके एक बड़े क्रिस्टल झूमर से और चिमनी से असंख्य मोमबत्तियां चमकदार चमक के साथ जल रही थीं। मैंने आश्चर्य और खुशी में कहा जब बीट्स रुक गया। उसके हाथ में जादूगर की छड़ी थी। मिस्टर ग्लेनम को मोमबत्ती की रोशनी का बहुत शौक था। उन्हें मोमबत्ती की छड़ियाँ इकट्ठी करनी अच्छी लगता था और उनका संग्रह बहुत बढ़िया है। उन्होंने अपने घर को 1000 मोमबत्तियों का घर कहा। यहाँ केवल 100 के करीब हैं, लेकिन ये उनकी एक कल्पना थी कि जब घर बनकर तैयार हो जाएगा तो उसमें 1000 बत्तियाँ होंगी। उनका मजाकिया अंदाज था, आपके दादाजी का। इसे 1000 कहना उनके मजाकिया अंदाज में ठीक था। उन्हें अपनी खुश मिजाजी पसंद थी सर। हाँ ज़रूर, उन्होंने ऐसा कहा और किया होगा, मैंने विस्मित होकर उत्तर दिया। तेल के दिए शायद आपके स्वाद के लिए ज़्यादा उपयुक्त हों सर, लेकिन आपके दादाजी को वो पसंद नहीं थे। उन्हें कांच की मोमबत्तियां खास पसंद थी। उनका मानना था कि क्रिस्टल सबसे प्रभावी था। चलिए मैं जाकर बैगेज मैन को अंदर आने देता हूँ, फिर मैं आपके लिए कुछ खाना परोसूंगा। वह उदास सा दिखने वाला आदमी बाहर चला गया और मैंने आश्चर्यचकित और प्रसन्न आंखों से कमरे का निरीक्षण किया। ये 50 फीट लंबा था और उससे आधा ही चौड़ा था। लकड़ी के फर्श पर सुंदर कालीन बिछे हुए थे। फर्नीचर का हर टुकड़ा अनोखा था, दिलचस्प था। फायरप्लेस के ऊपर भारी ओक पैनलिंग में बड़े पुराने अंग्रेजी अक्षरों में ये शिलालेख लिखा गया था, मनुष्य की आत्मा प्रभु की मोमबत्ती है। और दोनों तरफ बड़ी बड़ी मोमबत्तियां चूल्हे के आर पार फैली हुई थीं। सभी किताबें वास्तुकला से संबंधित लग रही थीं। जर्मन और फ्रेंच कृतियां अंग्रेजी और अमेरिकी अधिकारियों की कृतियों के साथ साथ खड़ी थीं। मैंने पुरातत्व को एक ऐसे विभाग में दर्शाया जहां सभी शीर्षक लैटिन या इतालवी थे। मैंने कई अलमारियां खोलीं जिनमें रेखाचित्र और रेखाचित्र थे। सभी सावधानी पूर्वक क्रम में थे। और एक अन्य ने मुझे एक विस्तृत कार्ड कैटलॉग मिला जो स्पष्ट रूप से किसी अनुभवी व्यक्ति का काम था। सूक्ष्म जांच मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। मैंने खुद को एक बड़ी कुर्सी पर फेंक दिया जो शायद किसी गिरजाघर से खराब हो गई थी, सामान्य प्रभाव का आनंद लेने से संतुष्ट। इंडियाना के जंगल के बीच में इतना सुंदर और अच्छे स्वाद से चिन्हित अपार्टमेंट पाकर मैं चौंक गया। निश्चित रूप से घर के पास पहुंचने पर मैंने केवल एक अंधेरा ढेर देखा था जो इसके चरित्र या अनुपात का कोई बोध नहीं कराता था, और निश्चित रूप से प्रवेश द्वार ने मुझे इस कमरे की सुंदरता के लिए तैयार नहीं किया था। मैं चिंतन में इतना खो गया कि मैंने अपने पीछे एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं सुनी। बेट्स की सम्मानजनक शोकाकुल आवाज़ ने घोषणा की,
आपके लिए खाना तैयार है सर। मैं उनके पीछे पीछे हॉल से होते हुए एक छोटे से ऊंचे कमरे में गया जहां एक मेज़ रखी हुई थी। ये वही है जिसे मिस्टर ग्लेनम ने भोजन कक्ष कहा था। घर के दूसरी तरफ भोजन कक्ष अधूरा है। वे यहीं अपना भोजन करते थे। उनके लिए पुस्तकालय मुख्य चीज़ थी। वे घर को पूरा करने के लिए कभी जीवित रहे ही नहीं। और फिर भी अफसोस की बात है सर, अगर उसके पास कुछ और साल होते तो वह इसे इतना खूबसूरत बना देते जिसकी कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन मुझे उम्मीद है सर कि आप इसे पूरा होते हुए देखेंगे। ऐसी उनकी भी इच्छा थी। हाँ ज़रूर, मैंने जवाब दिया। मैं ठंडा मुर्गा और सलाद ले आया। मुझे उम्मीद है कि ये शराब आपकी पसंद की ही होगी, क्योंकि ये आपकी दादाजी की पसंदीदा शराब थी, अगर मैं ये कह सकता हूँ सर। मुझे उस व्यक्ति की विनम्रता पसंद आई। उसने मुझे बहुत सम्मान और आदतन हाथ से सेवा की। क्रिस्टल होल्डर में मोमबत्तियां मेज पर सुखद रोशनी बिखेर रही थीं। कमरा आरामदायक और सुकून देने वाला था, और छोटी सी चिमनी में हिकारी की लकड़ियां खुशी से चटक रही थीं। अगर मेरे दादाजी ने अकेलेपन को हथियार बनाकर सजा देने की योजना बनाई थी, और अगर उनकी छाया पास में होती तो उन्हें बहुत निराशा होती। मैं लंबे समय से अपनी ही संगति का आदी हो चुका था। मैंने अक्सर अकेले ही अपना खाना खाया था, और मुझे उस अनजान घर की शांति में आनंद मिल रहा था। मेरे अंदर ये संतुष्टि भी थी कि आखिरकार अपने दादा की इच्छा का पालन कर रहा था, कि मैं कुछ ऐसा कर रहा था जो वो मुझसे करवाना चाहते थे। मैं हर जगह उनकी रुचि के निशानों से प्रभावित था, जो उनके लिए एक कला थी। कला के प्रति उनकी भक्ति से बहुत ही आनंद आ रहा था। छोटे से भोजन कक्ष में अपनी विशिष्टता थी, हालांकि ये बिना किसी सजावट के था। हम हमेशा परिवार में कहा करते थे कि मेरे दादा की वास्तुकला के प्रति भक्ति में कुछ सनकी, यहाँ तक कि रूढ़ता थी। लेकिन मुझे लगा कि ये वास्तव में उनके अपने मन में और चरित्र में कुछ गरिमा और महानता लिए था। और मेरे दिल में एक सौम्य मनोदशा थी जिसे मैंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। उन्होंने मुझसे बहुत कुछ मांगा था, और मैंने उन्हें वो नहीं दिया था। और जो अब उन्होंने मुझसे मांगा था वो बहुत कम था, और मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इस छोटी सी बात में मैं असफल नहीं होऊंगा। बेट्स ने मुझे कॉफ़ी दी, माचिस मेरी पहुंच में रखी और कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपना सिगरेट केस निकाला और उसे आधा खुला पकड़े हुए था, तभी मेरे पीछे की खिड़की का शीशा तेजी से टूटा। एक गोली मेरे सिर के ऊपर से गुजरी, विपरीत दीवार में टकराई और मेरे हाथ के नीचे टेबल पर गिर गई, चपटी और क्षतिग्रस्त। मित्रों, यहाँ खत्म होता है अध्याय 3, और इस उपन्यास के पहले भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इसे 4 भागों में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगता है कि शायद ये खंड उससे कुछ अधिक हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो असली रहस्य और रोमांच बढ़ना शुरू हुआ है। तो अब इस समय मैं लेती हूँ आपसे विदा, और लेकर आऊँगी इसका दूसरा खंड बहुत शीघ्र। अब आपसे अलविदा कहती हूँ। मैं आपकी दोस्त रोशनी। मिलूंगी आपसे जल्द ही। तब तक जुड़े रहिए।